नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाई है और उसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया है। इस बिल में महिलाओं को यानी संसदीय जो परंपरा है, हमारे देश का लोकतांत्रिक परंपरा में जो संसदीय जो क्षेत्र है, आपको पता है कि 543 लोकसभा का क्षेत्र है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा के क्षेत्र हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, यानी उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए या उसके क्षेत्र में बढ़ता हुआ मोदी का यह पहल को आप मान सकते हैं, लेकिन वही विपक्ष नारी सशक्तिकरण के पक्ष में है, महिला बिल के पक्ष में है, लेकिन उनकी कुछ अपनी मांग है। विपक्ष सत्ता से सवाल पूछ रही है और उससे असहमत दिख रही है। इन सारे तमाम बातों पर पूरे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ अमन सांडिल सर हैं। और सांडिल सर सामाजिक राजनीतिक पहलुओं के विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, न्यूज़ एनालिटिक हैं। तो बड़ा बाखूबी से और ऑथेंटिकली बात को रखते हैं। सर, जैसा कि आप प्रश्न सुन ही रहे थे, समझ ही रहे थे, क्या है कुछ मामला और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को साथ भी दे रही है और किसी किसी विषय पर वह विरोध में भी दिख रही है। सारी बात हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए, इस मुद्दे पर जब हम परिचर्चा कर रहे हैं तो इसके तह तक जाइए। हमारे दर्शक थोड़ी अच्छी जानकारी रखें, इस पर गहराई से जानने, दर्शक भी मामले को समझें। सबसे पहले 1996 में जब देवगौड़ा की सरकार थी, प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, तो उस समय जनता दल से महाराष्ट्र से एमपी हुआ करती थी प्रमिला दंडवते, और प्रमिला दंडवते ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। वो हंगामा भी हुआ, लेकिन अंततः सरकार जो है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक सहमति बनाने का प्रयास की और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में उसने गीता मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया कमेटी का, और उसके सदस्यों का नाम गिनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों की आपत्तियां आज हैं, इसलिए सदस्यों का नाम भी गिनाना पड़ेगा। उस कमेटी में जो गीता मुखर्जी कमेटी बनी, उसमें ममता बनर्जी थी, मीरा कुमार थी, सुमित्रा महाजन थी, गिरिजा व्यास थी, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, इसके बाद उमा भारती जी थी, राम गोपाल यादव जी थे, हनान मुल्ला थे, उदय भास्कर रेड्डी थे, इसके बाद सुशील कुमार शिंदे भी थे, और भी कुछ लोग थे। ये प्रमुख लोग थे जो सदस्य थे। और ये इस कमेटी को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप पूरे देश में एक सर्वे कराइए और सर्वे के द्वारा पता कीजिए कि महिला आरक्षण विधेयक को किस रूप में और किस तरह से पारित कराया जाए। हालांकि इस कमेटी का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट आने के बाद 16 मई 1997 को इस पर बहस हुई लोकसभा में। लेकिन जैसा कि शुरू से होता आया है, उस बहस के दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की, जिसमें कि प्रमुख नेता थे शरद यादव। शरद यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण विधेयक का या आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन यह आरक्षण महिला आरक्षण जो बिल है, ये केवल बाल कटी महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि ये शब्द संसदीय परंपराओं के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। बाल कटी महिलाओं, ये शब्द उन्होंने यूज किया, इस पर हो हंगामा हो गया। उनके कहने का मतलब ये था कि महिला आरक्षण जब मिले तो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जितनी भी महिलाएं हैं
सबको उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये शरद यादव का डिमांड था, लेकिन इस पर बात बनी नहीं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। उनके 6 साल के शासन के दौरान 3 या 4 बार पटल पर महिला आरक्षण विधेयक को रखा गया, लेकिन इन्हीं आपत्तियों के चलते वो पारित नहीं हो सका। फिर यूपीए की सरकार आई। यूपीए की सरकार में जो महिला आरक्षण विधेयक पटल पर रखा गया उसे राज्यसभा से पारित तो करा लिया गया, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के भारी विरोध के चलते लोकसभा से पारित नहीं हो सका। ठीक है, तो जो यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लाया था, लगभग वही हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हेर फेर करके, बहुत ज़्यादा नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि उसी कॉपी है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के नए संसद भवन के पटल पर महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में रखा है। अब सवाल ये उठता है कि हंगामा क्यों है? तो विपक्षी, जितने भी विपक्षी दल हैं, अब सवाल है कि सरकार, देखिए सरकार पटल पर रखी है तो सरकार तो क्रेडिट लेगी और इसको सरकार पारित भी करा लेगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावार है, हमला कर रहा है। क्या क्या है? विपक्ष का डिमांड है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, पहली बात। दूसरा, बहन कुमारी मायावती जी का एक आरोप आज मैं उनका देख रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि एससी एसटी महिलाओं को जो उसी के रिजर्व कोटे से 33% आरक्षण दिया गया है, ये अलग से होना चाहिए, यानी पहले से जो रिजर्वेशन है वो रहे और उसके अतिरिक्त मिलना चाहिए एससी एसटी को। इसके साथ डिम्पल यादव जी ने लोकसभा में कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। ये तमाम तरह के लोकसभा में मुद्दा उठे, लेकिन मेरा कहना है कि 2010 में यूपीए शासन के दौरान जब महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में आया था या लोकसभा में आया था, तो उसमें इस तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। उसमें कहा गया कि महिलाएं होती हैं, चाहे वो दलित की महिला हो या अगड़े सवर्ण की महिला हो, सारी महिलाएं शोषित वर्ग में आती हैं, यानी महिलाएं तो खुद शोषित हैं, उनमें डिवीज़न नहीं होना चाहिए। उसमें कांग्रेस भी सहमत थी और कांग्रेस के द्वारा बिल लाया गया था। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस उसी बिल को जब मोदी सरकार ने पटल पर रखा, तो अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इसमें ओबीसी या एससी एसटी का तो खैर प्रावधान है, लेकिन ओबीसी के लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात कि इस बिल में ये है, सबको सर्वविदित है कि ये बिल 2029 से प्रभावी होगा, यानी 2024 के चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में ये प्रभावी नहीं होगा। इसके पीछे भी सरकार का एक तर्क है। सरकार का तर्क ये है कि अभी फ़िलहाल जनगणना नहीं हुआ है। जनगणना कराने का मतलब ये हुआ कि किस लोकसभा में वोटरों की संख्या कितनी बढ़ी है, अभी सरकार को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अभी जनगणना करानी है, प्लस इतने 33% रिजर्वेशन जब दे रहे हैं तो लगभग 181 महिलाएं संसद में पहुंचेंगी। तो बहुत सारे ऐसे लोकसभा सीट हैं जिनमें जनसंख्या अधिक होने के चलते उनको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। लगभग 182 सीटें चिन्हित हैं। ठीक है, तो सरकार का कहना है कि 2026 तक हम अपना ये काम पूरा कर लेंगे, परिसीमन का, जनगणना का। इसके बाद 2029 का जो चुनाव होगा वो महिला आरक्षण के साथ होगा, यानी महिलाओं को समुचित भागीदारी लोकसभा में मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये भी मुद्दा उठाया कि विधान सभा और लोकसभा में तो आरक्षण दिया जा रहा है, विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार का कहना है कि इससे पहले जितनी बार महिला आरक्षण विधेयक सदन के पटल पर आया है, चाहे वो कांग्रेस के सरकार में हो या वाजपेयी जी के सरकार में हो या देवगौड़ा के सरकार में हो, उसमें विधानसभा और राज्यसभा में आरक्षण की बात नहीं कही गई थी। आपने जो सोचा था
जिस तरह से आप महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह से हमने विधेयक को पटल पर रखा है। बुलाकर यह बिल लाने का क्या औचित्य रहता है? सामान्य सत्रों में भी यह बिल लाया जा सकता था। इसलिए औचित्य पर प्रश्न है क्योंकि यह बिल का इम्प्लीमेंट होते होते 2026 हो जाएगा, आप लागू नहीं कर पाइएगा। जनसंख्या का जो है कि गणना करना बाकी है, जैसा कि आपने भी इस बात को कहा। तो कहीं न कहीं विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार एक्चुअल चाहती नहीं है, सिर्फ महिलाओं की भावनाओं जो है उसको स्पर्श करना चाहती है 2024 के चुनावी लाभ के लिए। माने महिलाओं को भावनात्मक रूप से, उनकी भावनाओं को चुनावी लाभ के लिए, यह एक बड़ा आरोप है। देखिए, अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, चलिए विपक्ष की बातों को मैं सही मान लेता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। 2024 के चुनाव से पहले तक सरकार के द्वारा कई अहम बिल लाने की तैयारी है। अभी इसके बाद शीतकालीन सत्र होगा, बजट सत्र होगा, तो शीतकालीन सत्र में कई बिल पारित कराए जाने हैं, जिसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी भी है, ओबीसी आरक्षण बिल है, ठीक है। ये कुछ अहम बिल हैं, जिसमें महिला आरक्षण बिल बेहद अहम था, जिसको कि विशेष सत्र में पारित करा लिया जाएगा। अब अगर विपक्ष सवाल करता है कि हमको संशय है पारित होने पर, तो संशय करने की जरूरत नहीं है, पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। मेरी बात समझिए, कानून बन जाएगा। हम इस बिल को शीतकालीन सत्र में लाएं या विशेष सत्र में बुला करके लाएं, क्या फर्क पड़ता है? बिल आया, बिल पारित हो जाएगा, बिल कानून का रूप ले लेगा, इस पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है। परिसीमन से लेकर के, जनगणना से लेकर के सीटों, चुनाव क्षेत्रों का जो चयन होगा, चिन्हित करना, है ना, ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो इस पर अब आरोप प्रत्यारोप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है और सभी विपक्षी पार्टियों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए। रह गई बात कि अगर अलग अलग पार्टियों के कुछ डिमांड्स हैं, जैसे ओबीसी को लेकर के, एससी एसटी को लेकर के, अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर के, तो इसको लेकर एक सत्र बुला करके सब लोग मिल करके इस पर एक डिबेट कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार कह रही है कि जो हम बिल लाए हैं उस बिल में संशोधन नहीं होगा, ये लागू हो जाने दीजिए। 15 साल के लिए इस बिल को ये आरक्षण दिया जा रहा है। 15 साल जब पूरा होगा तो आप एक नए सिरे से इस पर डिबेट करा करके जहाँ जहाँ आवश्यकता आप महसूस करेंगे वहाँ वहाँ संशोधन करेंगे। दूसरी बात कि जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, आपको पता है कि संविधान सभा की बैठक में धर्म के आधार पर सीट को रिजर्व करना या किसी भी तरह का आरक्षण देना, ठीक है, ये हमारा संविधान सभा में ही इसको मना कर दिया गया था, यानी हमारी संविधान अलाउ नहीं करता है। इस पर अगर इस पर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको केवल मैं राजनीति मानूंगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खूबसूरती होती है कि पक्ष और विपक्ष किसी विषय पर विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और वाद विवाद करने से जो नवनीत निकलता है वह मानस के हितकारी होता है। इसी परंपरा का निर्वहन नए संसदीय भवन में या नए संसद भवन में देखने को मिल रहा है, जो देश की खूबसूरती और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत स्तंभ प्रदान करता है। महिलाएं और महिलाओं को सशक्त होना भारतीय और भारतीयता के लिए गौरव की बात है। अगर ऐसा कोई बिल आता है तो यह बहुत ही सुंदर होगा, स्वागत योग होगा कि हमारी आधी आबादी सशक्त होगी, समृद्ध होगी और सामाजिक राजनीतिक मुख्यधारा में आगे बढ़ेगी। हमारे विचारों से, हमारे विमर्श से कितना प्रभावित हुए या आपको कैसा लगा, आप अपना मशवरा, सलाह, मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसकी अपेक्षा हमें रहती है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और हमारी बात जन जन तक पहुंचे, इसके लिए आपको हमारा वीडियो शेयर करना पड़ेगा। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।